dear students, I am Yogi Dharmesh, and in this session I am going to discuss some of the important long questions from civics section which carry 5 marks. So without wasting our time, let's start our video. And let me tell you, these questions are really very important for your CBSE board exams. So please don't miss these questions. Revise all the questions given in this session. Now, question number 1 is sharing of power makes a country more powerful and united. Justify the statement. Sharing of power makes a country more powerful and united. Justify the statement. इस क्वेश्चन को और भी डिफरेंट तरीके से पूछा जा सकता है, जैसे पावर शेयरिंग इज़ द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी. पावर शेयरिंग इज़ द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी. जस्टिफाई द स्टेटमेंट. इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना है. क्वेश्चंस बहुत ही सिंपल है. आपको सिर्फ और सिर्फ पावर शेयरिंग के बारे में लिखना है, उसके बेनिफिट्स के बारे में यहाँ पे लिखना है आपको. जैसे इसमें आप ऐड कर सकते हैं पॉइंट्स दैट पावर शेयरिंग हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटीज़ ऑफ कन्फ्लिक्ट. नंबर 2, it helps to ensure political stability. Now point number 3, it helps to bring socio-economic development. And next point, it helps to accommodate regional diversity. Next point you can add, it helps to maintain peace and ensure growth and development of the nation. Okay, and the last point you can also add, it helps to strengthen federalism and democracy in the country. तो ये सारे पॉइंट्स इसमें आप ऐड कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में पावर शेयरिंग में. एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ. पावर शेयरिंग helps to reduce the possibilities of conflict. First point you can add. Second you can add, it helps to ensure political stability. Next, it helps to accommodate regional diversity. Next point, it helps to bring socio-economic development. Next point, it helps to maintain peace and ensure growth and development of the nation. The last point you can add, it helps to strengthen federalism and democracy in the country. ये सारे पॉइंट्स आप इसमें इस क्वेश्चंस में मेंशन कर सकते हैं. इसके अलावा और भी कोई पॉइंट्स अगर आपके पास हैं तो उसे आप ऐड कर सकते हैं, क्योंकि लॉन्ग आंसर्स है. 5 मार्क्स का आंसर है ये, और इसे आप 120 वर्ड्स में लिख सकते हैं. 100 to 120 वर्ड्स में इसे आपको लिखना होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग. स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है ये. व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग. पावर शेयरिंग के क्या क्या फॉर्म हैं ये आपको इसमें लिखना है. फर्स्ट पॉइंट, पावर शेयरिंग शेयर्ड अमॉन्ग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट. पहला पॉइंट आप दे सकते हैं, पावर शेयरिंग शेयर्ड अमॉन्ग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट लाइक legislature, executive and judiciary. Checks and balance system, इसमें आप देख सकते हैं there is a checks and balance system, and it is also called horizontal power sharing.
हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग। इसमें क्या है कि सभी जो ऑर्गन हैं वो एक दूसरे को चेक करते हैं और इसके वजह से पावर बैलेंस होता है। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड चेक्स एंड बैलेंस सिस्टम। सेकेंड पॉइंट आप इसमें दे सकते हैं इस क्वेश्चन में कि पावर इज़ शेयर्ड बिटवीन डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट। It is also called federal division of power and vertical distribution of power। तो ये आप इसमें ऐड कर सकते हैं इस क्वेश्चन में। थर्ड है पावर शेयरिंग। पावर इज शेयर्ड among different political groups, pressure groups, etc. The last point is power is shared among different social groups। तो ये 4 पॉइंट हैं जो इसमें आप मेंशन कर सकते हैं डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग में। अब चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड है एक्सप्लेन 5 चेंजेस टूवर्ड्स डिसेंट्रलाइजेशन ब्रॉट इन द कॉन्स्टिट्यूशन आफ्टर द अमेंडमेंट्स मेड इन 1992। ठीक है, अमेंडमेंट्स के बाद में क्या क्या चेंजेस हुए हैं पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में, वो आपको यहाँ मेंशन करना है। चलिए इस क्वेश्चन में आप मेंशन कर सकते हैं कि फर्स्ट पॉइंट, इट इज़ नाउ मैंडेटरी और कंपल्सरी फॉर लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ टू होल्ड रेगुलर इलेक्शंस आफ्टर एवरी 5 years इंटरवल। सेकेंड पॉइंट इसमें ऐड कर सकते हैं सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस इन द इलेक्टेड बॉडीज। ओके, नाउ थर्ड पॉइंट इसमें ऐड कर सकते हैं एट लीस्ट 1/3 of the seats are reserved for women। And the fourth point you can add, state government has to share some powers and resources to local government bodies. Thus, local self-government became more effective after this amendment. Now, the last point you can add, the State Election Commission was created to conduct the elections of panchayat and municipalities. So, these are the points you can add for question number 3. Okay, now question number 4, how have the center-state relations been restructured to strengthen federalism? How have the center-state relations been restructured to strengthen federalism? Now, in order to approach these questions, you have to write the era of coalition and before the era of coalition। कोलिशन एरा के पहले कैसी परिस्थितियाँ थीं और कोलिशन एरा के बाद में कैसी परिस्थितियाँ हैं वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। तो बिफोर आप स्टार्ट कर सकते हैं बिफोर 1990। फर्स्ट पॉइंट यू कैन ऐड हियर, पॉलिटिक्स was dominated by one party that ruled both at the center and in the states. Okay, second point you can add, as and when the ruling party at the state level was different from the parties
that ruled the center. The center often misused the constitution and tried to exercise the power of emergency to dismiss the state's government. Thus, it undermined the power and autonomy of the states. तो ये आप इसमें मेंशन कर सकते हैं ये दो पॉइंट्स बिफोर 1990. आफ्टर 1990 का सिचुएशन आपको मेंशन करना है. Now the center and the majority of the state governments belong to different political parties. Point number 2, a number of regional parties have emerged and thus each play a crucial role in forming the government at the center and the states. तो आफ्टर 1990 के बाद कौन सा पॉइंट्स इसमें आप ऐड करेंगे? पहला पॉइंट जो हमने बताया है कि नाउ द सेंटर एंड द मेजॉरिटी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट्स बिलोंग टू डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़. अब ऐसा नहीं है कि एक ही पार्टी दोनों सेंटर और स्टेट को रूल कर रहा है. बहुत सारे रीजनल पार्टीज़ इमर्ज्ड हो गए हैं. सो द सेकेंड पॉइंट इज़ a number of regional political parties have emerged and thus it plays a crucial role in forming the government at the center and the states. थर्ड पॉइंट इसमें ऐड कर सकते हैं, the era of coalition government at the center has inculcated respect for federal autonomy. तो ये सारे पॉइंट्स इस क्वेश्चंस के लिए आप मेंशन कर सकते हैं. अब क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करते हैं. What are the problems faced by Indian women which affect their social status? Explain any 5. इसमें पहला पॉइंट लिख सकते हैं, The literacy rate among women is low as compared to men. अगर आप कंपेयर करेंगे विथ मेन तो जो लिटरेसी रेट है वो बहुत ही कम है फॉर वीमेन. सेकेंड पॉइंट इसमें ऐड कर सकते हैं दैट अ वेरी स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ गर्ल चाइल्ड गोज़ फॉर हायर एजुकेशन एंड they drop out because parents prefer to spend on boys' education rather than on girls' education. तो ये पॉइंट इसमें मेंशन कर सकते हैं. थर्ड पॉइंट मेंशन कर सकते हैं, द प्रोपोर्शन ऑफ वीमेन अमॉन्ग द हाईएस्ट पेड एंड वैल्यूड जॉब्स इज स्टिल वेरी स्मॉल. फोर्थ पॉइंट मेंशन कर सकते हैं, द इक्वल वेजेस एक्ट प्रोवाइड्स दैट वेजेस शुड बी पेड फॉर इक्वल वर्क बट इन प्रैक्टिस women आर पेड लेस देन मैन फॉर द सेम वर्क. ओके. फिफ्थ पॉइंट ऐड कर सकते हैं, पेरेंट्स प्रीफर टू हैव सन्स एंड दस गर्ल चाइल्ड बीइंग अबॉर्टेड before she is born. So such sex selective abortion leads to low child sex ratio. The last point, women face harassment, exploitation and violence on the domestic front. Conclusion आप दे सकते हैं, addressing these problems require concerted efforts from the government, from the civil society organizations and also from individuals to ensure equal opportunities and rights for women. तो ये सारे के सारे पॉइंट्स बहुत इम्पॉर्टेंट हैं. मैं सारे पॉइंट्स को एक बार फिर से आपके लिए बोल दे रहा हूँ.
पहला पॉइंट होगा लिटरेसी रेट, विमेन का बहुत कम है विथ रिस्पेक्ट टू मेन। सेकेंड, आप इसमें ऐड कर सकते हैं कि जो गर्ल चाइल्ड होती हैं, गर्ल चाइल्ड डू नॉट गो फॉर हायर एजुकेशंस, दे ड्रॉप आउट बिकॉज पेरेंट्स बेसिकली प्रीफर टू स्पेंड more on boys educations rather than girls education. Third point होगा the proportion of women working in the highest paid and valued jobs is still very small. And the fourth point you can add, the Equal Wages Act provides that equal wages should be paid for equal work, but in practice we see that women are paid less than men for the same work. फिफ्थ पॉइंट इसमें था कि जो पेरेंट्स हैं वो प्रीफर करते हैं टू हैव सन्स देन rather than daughters, and that is why girl child are being aborted before she is born. Such sex selective abortion leads to low child sex ratio. Last point you will mention, women face harassment, exploitation and different sorts of violence. Okay. You can also add conclusion that concerted efforts is needed from the government, from the civil society, and also from individuals, and and also from pressure groups to ensure equal opportunities for both men and women, and the rights for women. Now, next question we will discuss, what is communalism? What are the major beliefs of communal people? What is communalism? में आपको ये कहना है कि एक सिचुएशन है when a particular community tries to promote its own interest at the cost of other communities. Okay, and communal politics is based on the idea that religion is the principal basis of social community. So communalism involves thinking along the following lines. What are those lines? Let me discuss with you. पहला स्टेटमेंट देना है, the followers of a particular religion, okay, or the followers of the particular religious belief must belong to one community. Okay, एक सोच वाले जो लोग हैं, एक रिलीजियस धर्म वाले जो लोग हैं, वो बिलोंग करते हैं टू वन पर्टिकुलर कम्युनिटी. सेकेंड पॉइंट इसमें ऐड कर सकते हैं कि देयर फंडामेंटल इंटरेस्ट शुड बी द सेम, एनी डिफरेंस दैट दे मे हैव इज़ irrelevant और ट्राइवियल. ओके, अगर कम्युनिटी के अंदर अगर एक पर्टिकुलर कम्युनिटी है, रिलीजियस बिलीफ वाले लोग हैं, तो उनकी जो इंटरेस्ट हैं वो सेम होंगे और उनमें किसी प्रकार का कोई डिफरेंसेस नहीं देखा जा सकता है. थर्ड इसमें ऐड कर सकते हैं, कम्युनलिज्म ऑल्सो फॉलोज दैट people who follow different religion cannot belong to the same community, and if the followers of different religion have some commonalities, these are superficial and immaterial. Their interests are bound to be different, okay, and it involves conflicts also. तो अगर दो कम्युनिटीज़ हैं, दोनों कम्युनिटीज़ के जो आप कह सकते हैं कॉमनलिटीज़ नहीं होगा, ओके, और अगर कोई कॉमन है तो वो एक सुपरफिशियल है,
और इमेटेरियल है। उनका जो इंटरेस्ट होगा वो डिफरेंट होगा, और ये वो और इसमें वो कन्फ्लिक्ट्स का भी इन्वॉल्वमेंट होगा। तो ये सारे पॉइंट्स इसमें आप मेंशन कर सकते हैं। लास्ट पॉइंट इसमें ऐड कर सकते हैं, समटाइम्स कम्युनलिज्म लीड्स टू द बिलीफ दैट people belonging to different religions cannot live as equal citizens within one nation. So either of them has to dominate and the rest dominate the rest, or they have to form different nation. ओके तो अगर सोशल कन्फ्लिक्ट हो सकता है और कोई एक रिलीजन पर्टिकुलर एक रिलीजन एक कम्युनिटी डोमिनेट कर सकता है, एंड दे ऑल्सो कैन फॉर्म डिफरेंट नेशंस, तो ये कम्युनलिज्म की एक्सट्रीम पोजीशन है। ये सारी बिलीफ हैं जो आपको मेंशन करना है। ओके मैं थोड़ा सा फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ इसके आंसर्स को। आपको ये लिखना होगा कि जो फॉलोअर्स हैं एक पर्टिकुलर बिलीफ के, वो बिलोंग करते हैं एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को, और विद इन द कम्युनिटी उनकी जो फंडामेंटल इंटरेस्ट होंगे वो सेम होंगे। एनी डिफरेंस दैट दे मे हैव इज़, अगर कोई डिफरेंसेस होता है विद इन द कम्युनिटी, दैट इज़ इररिलेवेंट और ट्राइवियल। ओके और कम्युनलिज्म जो है वो ऑल्सो फॉलोज दैट people who follow different religion cannot belong to the same community. Different belief वाले हैं, different religion वाले हैं, तो they belong to different community, and if there is any sort of commonalities, these are superficial and immaterial. यानी किसी प्रकार का कोई commonalities समानता उनमें नहीं दिखाई देगा, और उनके जो इंटरेस्ट होंगे वो डिफरेंट होंगे, and sometimes it involves conflict also, okay, to the extent of social division. तो ये सब मेंशन कर सकते हैं, और लास्ट में मेंशन कर सकते हैं जो उसके एक्सट्रीम पॉइंट होते हैं। नंबर 7 डिस्कस करते हैं, एक्सप्लेन द रोल ऑफ कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स। एक्सप्लेन द रोल ऑफ कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स। कास्ट का क्या रोल है इंडियन पॉलिटिक्स में, इसका आंसर कैसे आप दे सकते हैं। इसमें आप लिख सकते हैं कि पॉइंट नंबर 1, while choosing candidates, so when parties choose candidates in elections, they basically keep in mind the caste composition of the electorate and nominate candidates from different caste so as to get necessary support to win the elections. Okay. Second point आप इसमें ऐड कर सकते हैं, while forming a government. So when the government is formed, political parties usually take care that representatives of different caste and tribes find a place in it. जब भी गवर्नमेंट फॉर्म होता है तो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होता है या जो कैबिनेट फॉर्म होता है वो डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन वहाँ पे, डिफरेंट कास्ट का रिप्रेजेंटेशंस वहाँ पे होता है, ओके, ताकि वहाँ सभी कास्ट के लोगों को वहाँ मौका मिल सके। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि किस तरीके से कास्ट जो है वो इंडियन पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस कर रहा है। थर्ड पॉइंट इसमें ऐड कर सकते हैं, वाइल कैंपेनिंग। जब भी कैंपेनिंग होता है चुनाव से पहले, इलेक्शंस के पहले, तो जो पार्टीज़ होती हैं, पॉलिटिकल जो पार्टीज़ होती हैं वो क्या करती हैं, दे मेक अपील्स टू पीपल to give them their votes on the basis of caste. Some political parties are known to favor some caste and are seen as their
रिप्रेजेंटेटिव्स, कुछ ऐसी पार्टियां हैं जो फेवर करती हैं किसी एक पर्टिकुलर कास्ट को और दे आर सीन एज देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, ऐसा प्रतीत होता है कि वो उनके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। तो ये इस तरीके से आप ये क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हैं। लास्ट पॉइंट में आप ऐड कर सकते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज एंड द प्रिंसिपल ऑफ वन पर्सन वन वोट हैज़ compelled the political parties to raise the caste based issues during elections. Now it also brought a new consciousness among the people that were so far treated as inferior and low. तो एक प्रकार से एक कॉन्शियसनेस ये लोगों को जागरूक किया है। जो पीपल हैं वो ये समझ गए हैं द वैल्यू ऑफ वन पर्सन वन वोट एंड दे बिकेम वेरी मच कॉन्शियस। ओके, तो ये सब चीज़ें आप इसमें ऐड कर सकते हैं इस पॉइंट्स, इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। अब क्वेश्चन नंबर 8 है, सजेस्ट एंड एक्सप्लेन इन 5 मेजर्स टू रिफॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज। सजेस्ट एंड एक्सप्लेन इन 5 मेजर्स टू रिफॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज। इसका आंसर कैसे कर सकते हैं? सजेस्ट एंड एक्सप्लेन एनी 5 मेजर्स टू रिफॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज़। सबसे पहले मेंशन करिए कि जो पार्टीज़ होती हैं दे शुड मेंटेन अ रजिस्टर ऑफ देयर मेंबर्स टू इंश्योर इंटरनल डेमोक्रेसी विद इन द पॉलिटिकल पार्टीज़। सेकेंड पॉइंट इसमें ऐड कर सकते हैं कि देयर शुड बी अ स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस। द गवर्नमेंट शुड गिव मनी टू द पार्टीज टू सपोर्ट द इलेक्शंस एक्सपेंसेस टू अवॉइड करप्शन। थर्ड पॉइंट ऐड कर सकते हैं, प्रेशर ग्रुप्स एंड मीडिया शुड ऑल्सो प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल टू रिफॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज through petitions, propaganda and agitations। तो ये आप मेंशन कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 4, इलेक्शन कमीशन शुड बैन द पॉलिटिकल पार्टीज which are formed on the basis of religion and caste। ओके, इलेक्शन कमीशन को बैन कर देना चाहिए ऐसे पार्टीज़ को जो formed हुआ है on the basis of religion and caste। And also election commission, next point you can add, the election commission should not allow any candidate having a criminal or coming from criminal backgrounds to contest elections। So these are the ways in which we can reform the political parties। Okay, and also you can add that parties should ensure women participation। It should be made mandatory for all political parties to allot at least 1/3 seats or 1/3 tickets to women to ensure their important role or decisive role in decision making process। तो आप अपने पॉइंट्स में विमेन पार्टिसिपेशन को अवश्य लिखिएगा। ओके, और ये सारे मेजर्स थे जो हम डिस्कस कर रहे थे, हाउ टू रिफॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज़। तो सबसे पहले इसमें आपको देना होगा, मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, इसमें सबसे पहले आपको मेंशन करना होगा टू ensure internal democracy, the parties should maintain a proper register for them। State funding
स्टेट फंडिंग जो होता है, स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस होना चाहिए, एंड प्रेशर ग्रुप्स एंड मीडिया should also play an important role to reform political parties. Okay, and election commission should ban the political parties which are formed on the basis of religion or caste, and election commission should also ban the candidates from criminal backgrounds to contest elections, and also women participation. One third tickets should be given to the women candidates. तो ये सारे पॉइंट्स आप क्वेश्चन नंबर 8 के लिए मेंशन कर सकते हैं. इसके अपार्ट फ्रॉम दिस पॉइंट्स आप अपने पॉइंट्स भी इसमें ऐड कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 9, डिस्क्राइब एनी 5 मेजर फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़. क्वेश्चन है, डिस्क्राइब एनी 5 मेजर फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़. क्या क्या फंक्शंस हो सकते हैं पार्टीज़ का. तो ये आप बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये. तो आप इसमें मेंशन कर सकते हैं 5 मेजर फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़ आर. नंबर 1, दे कंटेस्ट इलेक्शंस. Parties contest elections in India. In India, the top party leadership choose candidates for contesting elections. Okay. Point number 2, they put forward different policies and programs. Parties put forward different policies and programs, and voters choose from them. And political parties, they also accommodate different views and opinions. The third is, they play an important role in making law, okay, for the country. Now next point you can add, they form and run government, okay. They also train the leaders for running the government. Point number 5 you can add, they provide access to government machinery and welfare schemes. For any ordinary citizen, it is very easy to approach a local party leader than a government officer, and that is why it provides an access to गवर्नमेंट मशीनरी एंड वेलफेयर स्कीम्स. ये सारे पॉइंट्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. इसके बाद लास्ट इसमें आप मेंशन कर सकते हैं कि दे ऑल्सो प्ले द रोल ऑफ अपोजिशन पार्टी. ओके, तो ये आप मेंशन कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के पॉइंट्स. क्वेश्चन नंबर 10, ये लास्ट क्वेश्चन हमारे सेशन का है. Describe any 5 outcomes of democracy. Describe any 5 outcomes of democracy. 5 outcomes आपको डिस्कस करना है इस क्वेश्चन में. पहला पॉइंट आप इसमें ऐड कर सकते हैं कि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होता है वो दैट इज़ अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट government. Okay, it is accountable and responsive to the needs and aspirations of the people. Okay, and it is less efficient. And why it is less efficient? less efficient क्यों है ये आपको मेंशन करना होगा, क्योंकि जो डेमोक्रेसी है डेट इज़ बेस्ड ऑन द आइडियाज़ ऑफ deliberations and negotiations. So delays in decision making process may take place. क्योंकि जो डेमोक्रेसी होता है वो बेस्ड होता है ऑन द आइडिया ऑफ deliberations and negotiations. ये बहुत सारे प्रोसीजर्स होते हैं डिसीज़न के पहले, एंड
दैट इज़ वाई विथ रिस्पेक्ट टू नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री जो डेमोक्रेसी होता है वो लेस एफिशिएंट होता है। पॉइंट नंबर 2 में मेंशन कर सकते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। द डिफरेंस इन द रेट्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट बिटवीन लेस डेवलप्ड कंट्रीज with dictatorship and democracies is negligible, and it is better to prefer democracy because it has several other positive outcomes. आपको लगता होगा कि इकोनॉमिक ग्रोथ किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में बहुत विथ रिस्पेक्ट टू नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो उतना अधिक नहीं है, लेकिन फिर भी इट इज़ बेटर टू प्रीफर डेमोक्रेसी बिकॉज इट हैज़ सेवरल अदर पॉजिटिव आउटकम्स। अब थर्ड पॉइंट इसमें मेंशन कर सकते हैं रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी। डेमोक्रेसीज डू नॉट अपीयर टू बी वेरी सक्सेसफुल इन रिड्यूसिंग इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़। ओके, ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं है डेमोक्रेसीज इन रिड्यूसिंग इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ और डिस्पैरिटीज़। नाउ लास्ट पॉइंट आप इसमें मेंशन कर सकते हैं accommodation of social diversity. Now the ability of to handle social difference, division and conflicts is thus a definite plus point of democratic regime. यानी इस मामले में डेमोक्रेसी काफ़ी अच्छा है, बेहतर है नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ से। तो ये सारे पॉइंट्स आपको मेंशन करना है। लास्ट पॉइंट है डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ सिटीजन्स। डेमोक्रेसी स्टैंड्स मच सुपेरियर टू एनी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन promoting the dignity and freedom of the individual. Okay, now the passion for respect and you can say freedom is the spirit of the democracy. It is the basis of the democracy. तो अगर डेमोक्रेसी है तो बहुत सारे उसमें पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, उन सारे पॉइंट्स को आपको मेंशन करना है। ओके, एक बार मैं आपके लिए रिपीट कर दे रहा हूँ। आपको लिखना होगा कि डेमोक्रेटिक जो कंट्री होता है वो अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव, लेजिटिमेट, ट्रांसपेरेंट होता है। सेकेंड पॉइंट लिखना है कि इट इज़ लेस एफिशिएंट बट इट इज़ वेरी इफ़ेक्टिव गवर्नमेंट। एंड वाई इट इज़ लेस एफिशिएंट? लेस एफिशिएंट क्यों है? क्योंकि डेमोक्रेसी इज़ बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ deliberations and negotiations, and so delay in decision making may take place. Okay, now as far as economic growth and development is concerned, um, it is not much more satisfactory, but still we prefer democracy. Now in the case of reduction of inequalities and poverty, it is also not very successful, okay, in reducing the inequalities and disparities. Now as far as accommodation of social diversity is concerned, it is the plus point for a democratic regime. It is highly successful in accommodating social diversity. The last point is you can add dignity and freedom of the citizens. So in any democratic country, dignity is there, and also freedom of the citizens is there. So these points are very important for these questions, and
और भी सारे जो भी डिस्कशन हमने किए हैं, सारे क्वेश्चंस का वो पॉइंट्स आपको याद करना है, रिमेंबर करना है, ताकि ऐसे अगर ये प्रश्न आएंगे तो आप बहुत आसानी से उसको आप सॉल्व कर सकते हैं, बना सकते हैं, लिख सकते हैं। और इस क्वेश्चंस का आप एटलीस्ट 2 या 3 बार, ट्वाइस और थ्राइस आपको इसको रिवाइज़ करना है, क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और डेफिनेटली इसके आने की बहुत बहुत पॉसिबिलिटी है। आप अपनी तैयारी में लगे रहें और काफ़ी अच्छा मार्क्स लाएं। मेरे सारे MCQs और कुछ क्वेश्चंस जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं वो हमारे प्लेलिस्ट में हैं, आप जाके उन्हें देख सकते हैं। और आपको क्वेश्चंस कैसा लगा? अगर अच्छा लगा आपको तो काइंडली इसे आप लाइक और शेयर कर देंगे। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लेंगे। और तैयारी करिए अच्छे से, एग्ज़ाम्स बहुत करीब है। थैंक यू बॉयज़ एंड गर्ल्स, थैंक्स अ लॉट।